जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान है क्या, यानी कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान किसी देश के मौलिक कानून को कहते हैं जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है, यानी कि यह शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक और जनता के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। यदि देखा जाए वैश्विक स्तर पर उसको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे एक तो निर्माण या विकास के आधार पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्माण और विकास के आधार पर जो वैश्विक स्तर पर संविधान है वो दो रूपों में माने जाते हैं। एक तो निर्मित या लिखित संविधान, दूसरा विकसित या अलिखित संविधान। वहीं संशोधनीयता के आधार पर, संशोधनीयता का तात्पर्य है कि जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसके आधार पर संविधान दो प्रकार के हैं। एक तो सुनम्य या लचीला संविधान, जिसमें आसानी से उसके प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। वहीं अनम्य या कठोर संविधान, यानी कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। वहीं केंद्र व राज्यों के संबंधों के आधार पर अगर देखें तो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था हो सकता है, संघात्मक शासन व्यवस्था हो सकता है और एकात्मक यानी यूनिटरी शासन व्यवस्था हो सकता है। तो सब हम आज देखते हैं इन विभिन्न वर्गीकरणों के आधार पर भारतीय संविधान की जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना में अद्वितीय है, यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें जो तत्व समाहित हैं, उसकी जो मूल भावना है, उस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह से यूनिक संविधान है। ये विश्व के किसी भी संविधान, जितने भी विश्व के संविधान हैं उन संविधानों से हट करके है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, वहीं भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो संवैधानिक विकास प्रक्रम के माध्यम से हुआ है और ये संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न तथ्यों को शामिल किया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यानी जो हमारा संविधान 1949 में अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके जो वास्तविक लक्षण थे उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए समय समय पर। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 7वें अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें, 74वें और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बड़े परिवर्तन किए गए। जहाँ तक बात की जाए तो 7वें संविधान संशोधन की, तो इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। वहीं जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। वहीं नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया, जो कि भाग 4 का में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत सारे तत्वों में परिवर्तन किया गया, उनको इसमें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह शब्द को लागू किया गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल किया गया और बहुत सारे परिवर्तन किए गए। वहीं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित एक भाग 9 का को शामिल किया गया। और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, यानी जीएसटी को लागू किया गया। अनुच्छेद 268A को हटाया गया, 269A को शामिल किया गया। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन किए गए जब से भारतीय संविधान लागू किया गया। तो संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए 42वें संविधान संशोधन को। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि केशवानंद भारती केस जो 1973 था उसी में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि संविधान के जो मूल ढांचे के अंतर्गत जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को संसद अनुच्छेद 368 के तहत उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं, पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखा जाए तो दुनिया में हर देश का जो संविधान है ये लिखित हो ऐसा जरूरी नहीं। जो देश किसी व्यवस्थित योजना के तहत संविधान बनाते हैं उनका संविधान तो लिखित होता है, किंतु जिन देशों में संविधान एक बार में नहीं बनता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता रहता है वहाँ संविधान आलिखित होता है। आलिखित होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ऐसे देशों में संविधान नामक कोई एक बृहत कानूनी दस्तावेज नहीं होता बल्कि कानूनों, परंपराओं तथा कानूनी व्याख्याओं के समुच्चय को ही संविधान कहा दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो आलिखित संविधान का उदाहरण माना जाता है। दुनिया के अगर संविधानों को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान, अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय संविधान एडॉप्ट किया गया तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, उसमें कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो ध्यान रखना है कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अगर देखें तो इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं, इसमें 25 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज़ यह है कि ये जो संख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे विभिन्न भागों में, जैसे विभिन्न भागों को अगर जोड़ा जाए, जैसे भाग 4 का जो कि मूल कर्तव्य के तहत शामिल की, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, भाग 9 का नगर पालिकाएँ शामिल की गई, भाग 14 का अधिकरण शामिल किया गया। इस क्रम में अगर देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के भाग जो है हमारे 25 हैं। अनुच्छेद, कई अनुच्छेदों में भाग 1, भाग का, इस तरह से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर के 470 हो गई है। लेकिन यदि गणना के दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो ध्यान रखना है कि 22 भाग ही हैं। अनुच्छेद, जो लास्ट अनुच्छेद है वो 395वां अनुच्छेद है
और अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? 12। तो ये ध्यान रखिए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। और ये संख्या जो अनुच्छेदों की संख्या 470 निकल करके आती है, तो बहुत सारे अनुच्छेदों के सब क्लास हैं। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अनुच्छेद 470 हो जा रहे हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने का प्रमुख कारण भौगोलिक, ऐतिहासिक, संविधान में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व, कुछ विशेष राज्यों हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो विशालता का कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनके उपयुक्त प्रावधानों को स्वीकार किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी के संविधानों का प्रभाव विशेष रूप से स्वीकार किया गया। इससे संविधान लंबा होना स्वाभाविक हो गया। वहीं भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह सिर्फ संघ से संबंधित प्रावधान नहीं हैं, बल्कि विभिन्न प्रांतों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान लिखे जाने से भी संविधान हमारा लंबा हो गया। चूँकि भारत में धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई वैविध्य बहुत ज़्यादा है तथा मुख्य धारा से कटे हुए बहुत से लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं, इसलिए संविधान निर्माता उन सभी को मुख्य धारा में लाने वाले प्रावधान चाहते थे। इस वजह से भी संविधान लंबा हो गया। भारतीय संविधान में सिर्फ मूल सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रावधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण से भी हमारा संविधान थोड़ा विस्तृत हो गया। क्योंकि संविधान निर्माण के समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता यानी कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से जुड़ी बहुत सी समस्याएं संभावित थीं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों को भी शामिल किया। मूल अधिकारों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके साथ ही साथ विशिष्ट परिस्थितियों में उन पर लागू होने वाले युक्त निर्बंधनों को भी संविधान सभा ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए संविधान में शामिल किया। इसके साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया। इससे संविधान लंबा हो गया। इसके अलावा संविधान में उस समय की तात्कालिक समस्याओं को देखते हुए कुछ अस्थायी प्रावधान, टेम्परेरी प्रोविजंस भी किए गए, जो भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 तक में विस्तृत थे। आगे चलकर इनसे कई प्रावधान हटा दिए गए। संविधान के लंबे होने का एक कारण ये अस्थायी प्रावधान भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। भारतीय संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीतिक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिकी संविधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से प्रेरित होकर के शामिल किया गया है तथा भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें है संसदीय शासन प्रणाली, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है विधि का शासन। ध्यान रखिए, विधि का शासन जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। दोनों में अंतर करके देखना होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, ये ब्रिटेन के साथ से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया,
मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार लिया गया है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान की सर्वोच्चता भी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, ये भी यानी निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्ति विभाजन संघ और राज्यों के बीच, और राज्यपाल की नियुक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया द्वारा किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया को भी यहीं से शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि वैसा राष्ट्र या वैसे देश जहाँ का प्रमुख वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वैसे शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये फ्रांस से प्रेरित है, यानी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, इम्पॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी, वाइमर संविधान, यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, इम्पॉर्टेंट है, ये जर्मन से लिया गया है। नेक्स्ट है जापान। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है, और विधि का शासन ये ब्रिटेन के संविधान से है। आगे जब हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, विधि की शासन प्रक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। अगला है पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है भाग 4 का के अंतर्गत। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श शामिल किया गया वो पूर्व सोवियत संघ से शामिल किया गया। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से प्राप्त किया गया है, ये कई बार पूछा जाता है। अगला है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। पहला एक विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब है कि कुल सदस्यों के अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% है। ध्यान रखिए कि विशेष बहुमत का मतलब यहाँ पे ये है कि कुल सदस्यों के, यानी कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, पहली चीज़। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% से अधिक जो है सदस्य उसमें प्रतिभाग कर रहे हों। दूसरा है विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत के साथ ही साथ
कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए। ये अनुच्छेद 368 के तहत शामिल है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि जो सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन है वो 368 के अंतर्गत शामिल नहीं होते। इसीलिए भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता यानी कठोरता भी है और इसमें परिवर्तन करना आसान भी है, यानी नम्य भी है। नम्य और अनम्यता का संबंध इसलिए माना जाता है कि सामान्य बहुमत के द्वारा भी इसमें संशोधन किया जाता है और विशेष बहुमत के द्वारा भी इसमें संशोधन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक संविधान है किंतु इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव भी पाया जाता है। यूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को एक एकात्मक राज्य यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है, किंतु तत्वतः भारतीय संविधान संघवाद के मूल्यों को लेकर चला है। भारत में संघात्मक प्रणाली में तीनों प्रमुख लक्षणों को अपनाया गया है, जैसे लिखित संविधान, सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्रीय इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। किंतु भारत में केंद्र राज्य संबंधों का निरूपण कुछ इस प्रकार किया गया है कि केंद्र का प्रणाली व्यवहारता काफ़ी भारी हो गया है, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकाल संबंधी प्रावधान, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र के भारी होने जैसे लक्षणों के आधार पर केंद्र के अधिक ताकतवर होने को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय प्रणाली की सरकार को वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। पहला चीज़, ब्रिटिश की जो संसद है वो संप्रभु है, लेकिन भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ये ध्यान रखना है। अगला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी असंवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी जो भारत न्यायपालिका है भारत की वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। जैसे इसके सबसे सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का संरक्षक भी है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखने योग्य चीज़ यह है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। अब वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार
23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार ये 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। तो यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा था कि नीति निदेशक तत्व के संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का के रूप में शामिल किया गया। ध्यान ये रखना है कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का के अंतर्गत शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया है। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें शामिल किया गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करती है। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य वैसे राज्य या वैसे देश से है जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, बल्कि वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार या करे, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी वैसे राज्य या वैसे देश जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है वो पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान ये रखना है कि प्रारंभिक समय में जो मतदान की आयु निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता का प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता का संबंधी जो प्रावधान है किस भाग में है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। नेक्स्ट स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, देखते हैं। एक तो है निर्वाचन आयोग, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था है। एक तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। वहीं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। यह ध्यान रखना है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार।
शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को शामिल किया गया तथा इसे 11वीं अनुसूची, इसी अमेंडमेंट के द्वारा 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया, जिसमें 29 विषय हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे भाग 9 का के तहत शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया तथा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया, जिसमें कुल 18 विषय हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।